नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रोग्राम उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। वसीयत कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह आचार्य चूड़ामणि अपनी वसीयत अपने परिवार में बांटते हैं और अब आगे कहानी में क्या मोड़ आता है ये जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने जब 7वां अनुच्छेद पढ़ा, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। यह मेरे नाम को कलंकित कर रही है। बाल कटे हुए हैं, अंग्रेजी में बात करती है। मुझे बताया गया है कि कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है। यद्यपि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। मुझे पढ़ते पढ़ते रुक जाना पड़ा। सौदामिनी चीख रही थी, यह सब छोटे जीजाजी की हरकत है। वो हमेशा पिताजी के कान भरते रहे, तभी पिताजी ने मुझे अपने यहाँ बुलाया तक नहीं। उसी समय मुझे सावित्री की चीख सुनाई दी, अरे इन्हें बचाओ, यह सजीवन उनकी जान ले लेगा। जब मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा और मेरी आंखों को विश्वास नहीं आया। कर्नल संजीवन पांडे जय नारायण तिवारी का गला पकड़े थे और कह रहे थे, क्यों जी, हमारे यहाँ आकर स्कॉच विस्की मांगता है और पीछे से चुगली करता है। जय नारायण तिवारी गों गों की आवाज कर रहे थे। ज्ञानेन पाठक और नीलमणि ने बड़ी मुश्किल से जय नारायण तिवारी को संजीवन पांडे के पंजे से छुड़ाया। मैंने कहा, आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता। इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को क्लेश होगा। पहले मैं पूरी वसीयत पढ़ लूं, तब आप आपस में एक दूसरे से निपटिएगा। अभी 7वां अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि मुझे सौदामिनी के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए। वह एक पतिव्रता स्त्री है, उसे जो करना चाहिए वही सब कर रही है। और मैं संजीवन पांडे को भी दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है, चीन की फौज में लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा और सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है। लेकिन मृत्यु की छाया इसके सिर पर मंडराती ही रहती है और इसलिए वह खुलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ से खर्च करता है। पास में पैसा नहीं। अगर वह मर जाएगा तो सौदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं 1.5 लाख रुपयों की व्यवस्था करता हूँ, जिसका ब्याज 8% की दर से 12,000 रुपये प्रतिवर्ष यानी 1,000 रुपये महीना होगा। सौदामिनी एकाएक किलक उठी, धन्य हो पिताजी, तुम निश्चय स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि संजीवन पांडे ने उठकर जय नारायण तिवारी को गले से लगाया। भाई साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी वजह से इस खबीज बूढ़े ने 1.5 लाख की रुपए मेरे हाथ दे दी। मैंने संजीवन पांडे को डांटा, तुमको शर्म नहीं आती जो अपने पिता तुल्य पूज्य आचार्य को खबीज बूढ़ा कह रहे हो? अच्छा, मैं 8वां अनुच्छेद पढ़ता हूँ। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे जगतपति मिश्र राज ज्योतिषी के कष्टों से भली भांति परिचित हूँ। इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए ग्राहक खुद इनके यहाँ नहीं फंसता। इसे घूम घूम कर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद इसके झूठ और आडंबर से ये अपना पेशा नहीं चला पा रहा है। अपने संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड मैं जगतपति मिश्र को देता हूँ 1,000 रुपयों की रकम के साथ, जिससे वह अपना एक साइन बोर्ड बनवा ले, एक टेलीफोन लगवा ले और अपने पेशे योग पीताम्बर वस्त्र आदि खरीद ले। जगतपति मिश्र ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हमारे लिए सिर्फ इतना ही? उत्तर नीलमणि ने दिया, पहले हैसियत बना लो, फिर लखनऊ आना। वहाँ ज्योतिषियों की बड़ी पूछ है, हम तुम्हें काफ़ी रकम पैदा करा देंगे। मुझे डांटना पड़ा, यह सब बातें बाद में करना, अभी तो वसीयत का क्रम चल रहा है। हाँ, तो 9वां अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे श्रीपति मिश्र से अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाई स्कूल पास होने के बाद ही वह राजनीति में आ गया और राजनीति नेताओं की चमचागिरी करके वह खाने पीने भर को झटक लेता है। लेकिन उसे केवल इतने में संतोष नहीं कर लेना चाहिए, उसे स्वयं एमएलए या मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं जानता हूं कि चुनाव लड़ने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि एक चुनाव में 50-60 हज़ार रुपये से का खर्च आता है। मैं श्रीपति मिश्र के लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करता हूं, ताकि वह अगला चुनाव लड़ सके। अपनी मक्कारी, छल कपट और गुंडागर्दी के बल पर श्रीपति अपने प्रदेश का ही नहीं, भारतवर्ष का बहुत बड़ा नेता बन सकता है। हर्षातिरेक से उमड़ते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्रीपति ने कहा, चाचा जी, आपने मेरे चरित्र पर जो लांछन लगाया है वह सरासर आपके भ्रम के कारण है।
लेकिन मैं आपके आदेशों का पालन ज़रूर करूँगा। तब मैंने 10वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे लोकपत्र मिश्र का आदर करता हूँ। विनम्र, शिष्ट, अध्यवसायी और पंडित है। अपने अथक परिश्रम, अपनी योग्यता के बल पर ही वह संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य बन सका। मैं अपनी समस्त पुस्तकें उसे देता हूँ, जिसकी जिल्दें लगवाकर वह मेरे मकान के नीचे वाले खंड में एक अच्छा सा पुस्तकालय स्थापित कर दे। इसी मकान में वह आकर रहे भी और जसोदा की देखभाल करे। जसोदा की मृत्यु के बाद इस मकान के नीचे के खंड का स्वामी लोकपति मिश्र होगा। अगर जसोदा लोकपति के साथ ना रहना चाहे तो अपने पुत्र पुत्रियों के साथ कहीं दूसरी जगह रह सकती है। ऐसी हालत में जसोदा के जीवन काल में ही नीचे के खंड पर लोकपति का स्वामित्व हो जाएगा। पुस्तकों की जिल्दें बंधवाने के लिए तथा रैक खरीदने के लिए मैं 2000 रुपये की व्यवस्था करता हूँ। लोकपति ने भूमि पर मस्तक नवाकर कहा, चाचा जी का आदेश शिरोधार्य है, लेकिन जिल्द बंधाई और रैकों की खरीदने के लिए रकम बहुत कम है। तभी मुझे लालमन की आवाज़ सुनाई दी, इसमें 1000-2000 और लगे तो मुझसे ले लेना। 11वां अनुच्छेद इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक बुधई से बहुत संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन और बड़ी भक्ति के साथ मेरी सेवा करता रहा। भोजन यह मेरे यहाँ करता था, वस्त्र यह मेरे पहनता था, अपनी पूरी तनख्वाह यह घर भेज देता था। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र सूती, रेशमी और ऊनी बुधई को दे दिए जाएं। भंडारघर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है, सब बुधई को दे दिया जाए और मेरी ओर से 100 रुपये देकर इसे विदा कर दिया जाए। यदि मेरे कुटुंब का कोई व्यक्ति बुधई को अपने यहाँ नौकर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जसोदा देवी ने कड़क कर पूछा, बुधई कितना सामान है भंडार में? बुधई ने हाथ जोड़कर कहा, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूँ, 5 किलो चीनी, 1 मन गुड़, 1 टीन घी और 2 कनस्तर सत्तू। दालें भी थोड़ी थोड़ी हैं। जसोदा देवी ने कहा, 13 के दिन जो भोज होगा वह अनाज इसमें काम आ जाएगा, बुधई को कैसे दे दिया जा सकता है? मुझे बोलना पड़ा, भोज का प्रबंध लालमन को करना पड़ेगा, जिन्हें इस सब के लिए 50,000 की रकम मिली है। लालमणि चाहे तो यह अनाज बुधई से बाजार के भाव पर खरीद लें। लालमणि ने कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अब आप वसीयत का शेषांग पढ़ें। 12वें अनुच्छेद की प्रतीक्षा में सभी लोग थे, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने मकान के रूप में अचल संपत्ति तथा बैंक में जमा 11 लाख रुपए की चल संपत्ति का स्वामी हूँ। यह 11 लाख की रकम पिछले अप्रैल में मेरे नाम थी। ब्याज लगाकर यह रकम अब और बढ़ गई होगी। संभवतः इस राशि पर मृत्यु कर भी देना होगा। तो मृत्यु कर देने के बाद जो रुपया बचे उसमें से इस वसीयत में निर्धारित राशियां बांट दी जाएं और जो बचे वह बराबर बराबर भागों में लालमणि और नीलमणि में वितरित हो जाएं। मैंने कुछ रुक कर कहा, वसीयत समाप्त हो गई है, केवल एक फुट नोट है मेरे लिए अलग से, अगर आप कहें तो उसे भी पढ़ दूं। एक स्वर में सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ उसे भी पढ़ दीजिए। फुटनोट इस प्रकार था, मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। इस वसीयत की रजिस्ट्री हो चुकी है जो अदालत में मौजूद है। तो जनार्दन, तुम इस वसीयत पर परिवार वालों के हस्ताक्षर लेकर अदालत में तत्काल जमा कर देना। जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम हमेशा भावनात्मक प्राणी रहे हो, तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा। न तुमने सारल पढ़ा, न चारवाक का दर्शन पढ़ा, एकमात्र वेदांत के तुम पंडित रहे हो। मुझे तुमसे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि कितना संतोष है तुम्हारे मन में, कितनी शांति है तुम्हारे मन में। मैं निसंकोच कहता हूँ कि तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो। मैं तुम्हें अंतिम उपहार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगाराम भेंट करता हूँ, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। जब तुम अदालत से इस वसीयत को जमा करके लौटना, तब बुधई से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। मैं उठ खड़ा हुआ। अदालत खुल गई होगी। मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यह वसीयत वहां जमा करके वापस लौटता हूँ। अदालत में अधिक समय नहीं लगा। 12 बजे मैं लौट आया। बुधई ने तोते का पिंजरा मुझे थमा दिया। लंका से 80 घाट अधिक दूर नहीं है जहाँ मेरा मकान है।
पिंजरा हाथ में लेकर मैं पैदल ही चल पड़ा। उस समय मेरे मन में परम संतोष था। आचार्य इतने संपन्न और इतनी स्थिर बुद्धि के आदमी होंगे, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं इस पर सोचता मगन भाव से चला जा रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। मैं चौंक पड़ा। बिल्कुल साफ आवाज़। मैंने अनुभव किया कि यह मेरे तोते के पिंजरे से आवाज़ आई है। इस आवाज़ को सुनकर मेरे विचारों ने पलटा खाया। आचार्य ने लाखों रुपए उन लोगों को बांट दिए जिनसे वे बेहद नाराज थे, जिन्हें वो गालियां देते थे, और मेरे लिए उन्होंने एक पैसे की भी व्यवस्था न की। आज मुझे आचार्य चूड़ामन पर कुछ झुंझलाहट होने लगी। इस झुंझलाहट के मूड में मैं तेजी से डग बढ़ाकर चलने लगा। तभी मुझे पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। बड़ी साफ आवाज़, जैसे आचार्य चूड़ामन स्वयं बोल रहे हैं। तो आचार्य एक मूल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं। अस्सी घाट सामने दिख रहा था कि मुझे फिर सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। आसपास के लोग मुझे और मेरे हाथ वाले पिंजरे को देख रहे थे, और मुझे लगा कि आचार्य चूड़ामणि अपनी वसीयत में मुझे ठेंगा दिखाकर मेरा उपहास कर रहे हैं। मेरे अंदर वाला वेदांती न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं तेजी से अपने घर की ओर न मुड़कर गंगा जी की ओर चलने लगा। तभी पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। सामने गंगा जी लहरा रही थी। मैंने आचमन करते हुए कहा, आचार्य तुम पंडित थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और मैं अपने घर की ओर चलने को उद्यत ही हुआ था कि गंगाराम बोल उठा, तुम बुद्धू हो। जैसे मेरे सिर से पैर तक आग लग गई हो। मैंने पिंजरे को खोल दिया और तोते को उड़ाते हुए कहा, मैं बुद्धू हूँ, यह मानने से मैं इनकार करता हूँ। हे गंगाराम, तुम्हें मुक्त करता हूँ। मेरे कहने के साथ ही गंगाराम पिंजरे से उड़ गया और मैं घाट पर खाली पिंजरा छोड़कर घर की ओर चल दिया। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।